Hello students, welcome to your Genius batch. मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी. I am your chemistry educator for this batch on this channel. ठीक है, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर आपकी क्लास 11th का, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. मुझे पता है आप सभी लोग 10th क्लास से अभी 11th में ट्रांजिशन कर रहे हैं. जो 10th में आपने साइंस पढ़ी थी वो एकदम बेबी साइंस थी, इन्फेंट साइंस थी, कि अभी सिर्फ पैदा हुई है ऐसी साइंस. अब एकदम से साइंस आप देखोगे कि वो टॉडलर भी बन रही है और फिर एक बड़ा टीनेजर में बन रही है, राइट. तो यहाँ पे हम एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा. बट ये जो ट्रांजिशन है आपका क्लास 10 से क्लास 11th का, ये हम बहुत ही खूबसूरती से धीरे धीरे करते हुए चलेंगे कि आपको ज्यादा पता भी ना चले. बट मेरे साथ आपकी एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि आपको कंसिस्टेंट रहना है. हर दिन जो भी लेक्चर्स प्लान है आपको सारे दिन हर दिन वो लेक्चर्स देखने हैं. एक घंटे से ज्यादा का लेक्चर नहीं होने वाला है. 1 hour इज मोर देन इनफ फॉर केमिस्ट्री. और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से एकदम सही हो जाएगी. काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 12th क्लास 11th पे बेस्ड है. ये पूरा फाउंडेशन स्टोन है आपका. ठीक है, तो इसी नोट पे शुरू करते हैं सबसे पहला चैप्टर. आज का जो लेक्चर है वो बहुत बेसिक रहने वाला है. बेसिक साइंस की चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ज्यादा मैथ्स के पीछे नहीं पड़ने वाले. हाँ, ये चैप्टर में मैं काफी मैथ्स की चीजें भी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो शुरुआत करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ रहे हो कि मैटर क्या होता है, कितनी क्लासेस होती है मैटर्स की, राइट. नेक्स्ट हम करने वाले साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर बात, बहुत जरूरी है. पूरी केमिस्ट्री साइंटिफिक नोटेशन पे बेस्ड है. तो आज हम अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो हमें आगे सारे चैप्टर्स में यूटिलाइज करनी है. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसके बाद है राउंडिंग ऑफ. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. केवल बेसिक चीजें हम सीखेंगे. आज कोई चैप्टर नहीं है. आज जो भी आगे चैप्टर्स करेंगे उनमें क्या क्या लगने वाली, कैसी मैथ्स लगने वाली है, क्या क्या चीजें पूछने वाले हैं, वो सारी बेसिक चीजें आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले साइंस का वो भी पार्ट, केमिस्ट्री की बात करते हैं. तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो बच्चा, केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि स्टडी करती है प्रिपरेशन, बनाना, प्रॉपर्टी, जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, साथ ही में उनके स्ट्रक्चर हो गए, उनके रिएक्शंस हो गए. ये सारी चीजों से जो भी ब्रांच ऑफ साइंस डील करती है उसको बोला जाता है केमिस्ट्री. ठीक है, मटेरियल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फिजिक्स. जैसे कि आपको पता है फिजिक्स मोस्टली किससे डील करती है? मोशन चीजों से, कि किसी का मोशन कैसे हो रहा है, कि पत्थर में ऐसे फेंकूंगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, राइट. इन सारी चीजों की बात करते हैं फिजिक्स में. केमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं? कि जो भी हमारे पीरियोडिक, मोस्टली क्या है केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल. मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री इज योर पीरियोडिक टेबल. सच बता रही हूं. तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले क्या है? 118 एलिमेंट्स है मेरी पीरियोडिक टेबल में. बचपन से आप देख के आ रहे हो वो टेबल. उस टेबल में सारे जो एलिमेंट्स है उनके क्या कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, तो उन एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूंगी, राइट. उसी टेबल के एलिमेंट्स से मिला जुला के मैं एलिमेंट्स बना देती हूँ. जैसे वाटर बना दिया, H2O बना दिया. तो H2O कैसे बना, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें इस चैप्टर में डील करने को मिलती है वो है बच्चा मैटर. ठीक है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका, ये वहीं से सारी चीजें मैंने ली है आपके एनसीईआरटी से, एवरीथिंग. तो आपको अब एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है. जहां से भी जितनी चीजें आपकी मैडम यहाँ बता रही हैं बहुत ही कंसाइज फॉर्म में और बहुत ही सरल तरीके से, उतना ही आपको समझना है. एनसीईआरटी, मुझे पता आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे इस चैप्टर की, तो उसमें बहुत सारी हिस्ट्री लिखी हुई है वहां पे. तो वो हिस्ट्री में आपको नहीं जाना. उसमें लिखा है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री को हम जानते हैं वो ऋग्वेदा से आई है. मतलब वो बहुत सारी हिस्ट्री पूरी बता रखी कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रखा है हमारे पास, राइट. तो वो सब चीजों से डील नहीं करना है. अच्छी चीजें हैं, नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए, बट वो उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं फॉर श्योर आपके एग्जाम्स में. ठीक है, उसके बाद मैटर की बात करते हैं. मैटर क्या होता है बच्चा आपका? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको बोलते हैं मैटर. ये तो बचपन से हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. मैटर क्या है?
वो ऐसी चीज जिसका कोई भी मास होता है और वो कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई कर, जैसे पेन, इसका कुछ मास है और इसने इस दुनिया में कोई जगह ली है, वो है मैटर। मैंने कुछ, मेरा भी कुछ मास है, मैंने भी इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे एक जगह ली है, कुछ जगह ऑक्यूपाई करती हूँ मैं, इसलिए मैं क्या हूँ, एक मैटर हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। हमें पता है 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमें बात करनी पड़ती है, और अब पता है कि और भी स्टेट्स ऑफ मैटर आ चुके हैं मैम, प्लाज्मा है, बोसॉन है, ये सारी पार्टिकल्स वाली जो स्टेट्स हैं मैम, उनके बारे में क्यों आप बात नहीं कर रहे हो, ये तो पुराने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए। बट फिर भी मोस्ट ऑफ द साइंस हमारी इन 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर से कंप्लीट हो जाती है, तो इसीलिए इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पे चर्चा करना क्या होता है, बहुत ही सही रहता है। ठीक है, तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में है। लिक्विड्स क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, और गैसेस क्या होती है, जिसमें हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत बहुत दूर है। तो सारे इसके यहाँ पे वो भी लिखे हुए डिफरेंसेस देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं, कि सॉलिड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, पर गैसेस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। मतलब गैसेस को मैं कंप्रेस कर सकती हूँ या बढ़ा सकती हूँ, इस रूम में मैं 1000 लीटर गैस भी भर सकती हूँ और 10 लीटर गैस भी भर सकती हूँ। ठीक है, तो क्या है कि इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता गैस का। उसके बाद शेप, सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड्स का हमें पता है कि वो जिस भी कंटेनर में डालो उसका वो शेप हो जाता है, गैसेस का भी क्या होता है, फिक्स शेप नहीं होता। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, तो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस, तो सबसे कम होती है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड्स में। लिक्विड्स में वही क्या होती है, लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है देन गैसेस, बट मोर देन सॉलिड्स। सिमिलरली गैसेस में बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर, ये देखो एक एक मॉलिक्यूल कितना कितना दूर है कि नहीं, कितना कितना दूर है मॉलिक्यूल, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बच्चा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है सॉलिड्स में, मैक्सिमम है। उसके बाद बीच में अट्रैक्शन है लिक्विड्स का, और सबसे कम मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस में। फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चा, जैसे कि एक सॉलिड का मॉलिक्यूल है, ये केवल अपनी जगह पे क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, वाइब्रेट ऐसे 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 कर सकता है, बट ये इधर उधर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है बच्चा, यहाँ पे लिखा है कि द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट देयर मीन पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी मीन पोजिशन है, इससे ये इधर उधर सिर्फ थोड़ा सा वाइब्रेट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, लिक्विड्स में हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, है ना। गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे भी मूव कर सकते हैं, लिक्विड्स में कैसे भी मूव नहीं करते, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं। गैसेस में कैसा भी रैंडम मूवमेंट होती है। उसके बाद फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या है, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते मुझे पता है, पर लिक्विड्स फ्लो करते हैं और गैसेस भी फ्लो करती हैं। कंप्रेसिबिलिटी, कितना कंप्रेस, प्रेशर देके उनको कंप्रेस कर सकती हूँ, तो सॉलिड्स नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, नहीं कर सकते उनको कंप्रेस। फिर लिक्विड्स भी नॉन कंप्रेसिबल, स्लाइड कंप्रेसिबल का मतलब है बहुत ही हल्का, माइन्यूट, ना के बराबर होता है, तो इसको भी मैं नॉन कंप्रेसिबिलिटी में डाल सकती हूँ, नॉन कंप्रेसिबिलिटी में डाल सकती हूँ। सिमिलरली गैसेस तो मेरी हाईली कंप्रेसिबल होती ही है। उसके बाद है आपका डिफ्यूजन, यहाँ पे कोई डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाता, लिक्विड्स में स्लाइड डिफ्यूजन होता है और गैसेस में बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेयर है, यहाँ पे कोई भी लेयर होती है जिसको मैं क्या बोलती हूँ, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि सिर्फ कुछ ही तरीके के मॉलिक्यूल्स इसके इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो जब भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ भी चीज इधर उधर जाती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैसेस का होता है, लिक्विड्स का उससे कम होता है और सॉलिड्स का होता ही नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर की बात क्या है, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस करी, मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर है,
वो एक दूसरे में क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है, जैसे ही उसका टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज कर देती हूँ, ठीक है। द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे कि ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, राइट। अब क्या है, सॉलिड को मैं हीट करूंगी तो वो लिक्विड बन जाएगा। इसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अपने दिमाग में पानी के बारे में सोचो। पानी में क्या है, जो सॉलिड पानी होता है उसको गर्म कर दिया तो वो पानी बन गया, और पानी को और गर्म किया तो स्टीम बन गया, तो गैस बन गया। फिर सिमिलरली गैस को कूल डाउन करूंगी तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और फ्रीजर में रख के और कूल डाउन करूंगी तो सॉलिड बन जाएगा, राइट। तो ये इंटर कन्वर्जन हमारा पॉसिबल होता है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब बच्चा मैटर का भी क्लास, मैंने बोला मैटर तो कुछ भी हो सकता है, जो सारी दुनिया आपको दिखाई देती है, आप जिसको जो भी चीज का मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर है। पर वो सारी दुनिया में जो भी मैटर है उसको दो चीजों में क्लासिफाई किया गया है, एक है बच्चा मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस, राइट, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। तो प्योर क्या है, जो भी आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स नजर आते हैं वो सारे क्या है, प्योर। प्योर का क्या मतलब होता है, प्योर होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस में भी क्या है बच्चा, आपका बाइफर्केशन है, दिखाई दे रहा है। तो एलिमेंट्स कौन से होते हैं प्योर सब्सटेंसेस में, जैसे कि आपकी हीलियम गैस हो गई, वो अकेली मिलती है कि नहीं। बट सिमिलरली अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो वो मुझे हमेशा I2 के फॉर्म में मिलता है। अगर मैं क्लोरीन गैस की बात करूं तो मुझे Cl2 के फॉर्म में मिलता है। तो फिर जो मेरे एलिमेंट्स है बच्चा, जो मेरे एलिमेंट्स है वो दोनों हो सकते हैं। एलिमेंट्स हो सकते हैं मेरे एटम भी और मेरे हो सकते हैं मॉलिक्यूल भी, मॉलिक्यूल। ये मैं बात कर रही हूँ प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंसेस में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक होती हैं एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स बच्चा होते हैं या तो आपके एटम्स हो सकते हैं, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल में पूरे 118 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, इकलौता एटम, हीलियम का एटम, नियॉन का एटम, ये सारे क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और अगर कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं, तो मॉलिक्यूल्स भी कैसे, जब सिमिलर एटम से बना हो, दिखाई दे रहा है ये जो मॉलिक्यूल्स है मेड ऑफ सेम एटम, ऐसे मॉलिक्यूल्स को मैं क्या बोलती हूँ, प्योर सब्सटेंस, राइट। मॉलिक्यूल्स से मेरे डिफरेंट एटम से भी मिलते हैं, जैसे कि H2O, उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट क्या वो प्योर सब्सटेंस है, नहीं, मतलब वो प्योर सब्सटेंस है बट वो एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट में एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एटम जैसे हीलियम हो गया, मॉलिक्यूल जैसे I2Cl2, जिसमें सेम क्या है आपका, वो यहाँ पे देखो, पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, राइट। एलिमेंट में एक या तो एक ही टाइप का एटम होगा, दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो क्या है, प्योर सब्सटेंस में एटम तो एक ही तरीके का होगा, ठीक है, जैसे हीलियम में हीलियम का ही एटम है, क्लोरीन गैस में सारे क्लोरीन के एटम है, Cl2 में भी है कि नहीं, आइए चीज समझ कि उसमें एक ही तरीके का प्योर सब्सटेंस में एटम तो एक ही का होगा, चाहे वो जुड़ा हुआ है चाहे अलग अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये देखो, चाहे मॉलिक्यूल है चाहे इकलौता एटम है, पर बना हुआ तो एक ही चीज का है ना, सिंगल एटम का, सेम एटम का, इसीलिए वो क्या है, एलिमेंट है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, द मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल आपका है C6H12O6, ये क्या है, ये है मेरा ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, राइट। पर ये जो मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये है मेरा कंपाउंड। क्या है बच्चा, ये है मेरा कंपाउंड। क्यों, क्योंकि ये एक ही तरीके के एटम से नहीं बना, इसमें क्या क्या, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है।
3 तरीके की एटम से बना हुआ, तीनों का रेशो फिक्स्ड है। अब दुनिया में मैं कहीं पे भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल लूंगी, चाहे इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कहीं पे भी लूंगी, वहां पे मुझे यही फॉर्मूला C6H12O6 इसी रेशियो में मुझे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमेशा मिलेगा। तो बच्चा कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो होते हैं जो कि एक से ज्यादा तरीकों के एटम से बने होते हैं, बट इन अ डेफिनेट रेशो। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स है पर इनका कभी भी रेशो चेंज नहीं होता, ऐसी चीजों को मैं बोलती हूँ कंपाउंड। ठीक है, तो ये तो मेरी प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद मेरे क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? दो डिफरेंट चीजों से मिलके कुछ बनाना। ठीक है, मिक्सचर जैसे एक है आपका होमोजीनस मिक्सचर, एक है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो मिक्सचर्स में मोस्टली बच्चा क्या होते हैं? हमारे फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाते हैं। फिजिकल मेथड से हो जाते हैं सेपरेट। ये चीज याद रखना, ये हमारे फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाते हैं, बल्कि हमारा जो कंपाउंड है वो भी एक से ज्यादा चीजों से बना है, पर वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकता। मैं C6H12O6 को ऐसे ही अलग नहीं कर सकती। होमोजीनस मिक्सचर्स का क्या मतलब है? जैसे कि आपने एक ग्लास पानी का लिया, उसमें आपने चीनी मिला दी, राइट? तो जैसे आप पानी में चीनी मिलाते हो तो आपको क्या अपने ग्लास में अलग से चीनी दिखाई देती? नहीं। होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है उसका। कैसा? यूनिफॉर्म तरीके से आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब है यूनिफॉर्म सोल्यूशन, यूनिफॉर्म सोल्यूशन। हेट्रोजीनस का क्या मतलब है? अलग अलग पार्टिकल्स दिखना। जैसे कि आपने सोचो आपकी बाहर की मिट्टी में आपने सैंड में नमक मिला दिया या चीनी मिला दी, तो आपको अलग अलग दिखेगा ना? चीनी और मिट्टी अलग अलग दिखती है। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स आप देख सकते हो, तो वो क्या हो गया? हेट्रोजीनस हो गया, क्योंकि मैं अलग अलग देख सकती हूँ कि चीनी इधर है, नमक इधर है और सैंड इधर है, देख सकती हूँ ना? तो ये क्या हो गया? हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग चीजें देख सकते हो। ये मोस्टली फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे पूरी केमिस्ट्री में। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अभी से सीख लो। बहुत पूरी की पूरी केमिस्ट्री में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होने वाली है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चा वो होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो या फिर ऑब्जर्व कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी आइडेंटिटी चेंज किए बिना और उसका स्ट्रक्चर चेंज किए बिना जो भी प्रॉपर्टीज आप मेजर कर सकते हो उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि कलर, कलर तो मुझे दिख ही जाएगा, है ना? मुझे उसमें कुछ नहीं करना। ऑर्डर मैं सूंघ ही लूंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब मैं कंपाउंड को देख के क्या क्या बता सकती हूँ? इसकी कलर, इसकी ऑर्डर, उसका मेल्टिंग पॉइंट बता सकती हूँ। अगर मैं उसे मेल्ट करूंगी ना तो क्या होगा? उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली उसका बॉइलिंग पॉइंट, सिमिलरली उसकी डेंसिटी, ये सारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आती है नेक्स्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है बच्चा जिनके लिए मुझे कोई केमिकल चेंज करने की जरूरत है। जिन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए कोई नया कंपाउंड बनाना पड़ता है, कोई नई रिएक्शन करनी पड़ती है, उनको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे कि अगर आप उसकी टू अकर लाइक कॉम्पोजिशन, किसी का कॉम्पोजिशन स्टडी करना है कि उसमें कार्बन, जैसे कि मेरा ग्लूकोज है C6H12O6। अब मुझे कैसे पता चला कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है? मैं देख के तो नहीं बता सकती ग्लूकोज को। ग्लूकोज को देख के कैसे बताऊंगी इसमें कार्बन है? कोई तो रिएक्शन करानी पड़ेगी ना। तो रिएक्शन कराने का क्या मतलब है? कोई भी रिएक्शन मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ चेंज करी हूँ, हीट करी हूँ, कोई एसिड डाल रही हूँ उसके ऊपर, एसिड बेस रिएक्शन करवा रही हूँ, उसकी कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी मतलब कि उसको ऑक्सीजन के अंदर रिएक्शन कराना। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंबस्टिबिलिटी। कंबशन का मतलब होता है जब भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जब साथ में आ जाते हैं। CXHY लिख रही हूँ, कार्बन का कुछ नंबर है, हाइड्रोजन का कुछ नंबर है, उसका जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हीट देके, हीट को आप केमिस्ट्री में इस ट्राइंगल के फॉर्म में स्टडी करोगे। इस हीट को क्या इस ट्राइंगल के फॉर्म में बहुत बार आपकी केमिस्ट्री में लिखा आएगा ट्राइंगल, इसका मतलब है हीट। क्या मतलब है? हीट। तो जब भी मैं कंबशन रिएक्शन करती हूँ तो CO2
प्लस H2O बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी, स्पेशली इस चैप्टर में। कंबशन क्या होता है? जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड, उसमें कितना भी कार्बन हो सकता है, कितना भी हाइड्रोजन, उसका जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलता है हमेशा। इसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलिए। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी समझ आई। नेक्स्ट चीज जो हमारे इस चैप्टर में डील होने वाली है, पूरी केमिस्ट्री में डील होने वाली है, इज योर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब एक बात याद रखना, आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, जैसे कि अभी मैंने बताया वॉल्यूम, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, हजारों लाखों प्रॉपर्टीज हैं। वरना आप फिजिक्स में पढ़ते हो स्पीड पढ़ते हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद वर्क डन की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, एनर्जी की यूनिट्स पढ़ोगे, हर चीज की यूनिट है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो हमारी क्या है, केवल जो फिजिकल क्वांटिटीज प्राइमरी है वो केवल 7 ही हैं। ये बात याद रखना, ओनली 7 प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ कितनी है बच्चा, कितनी है? केवल और केवल 7 हैं। देखो यहाँ पे लिखी हुई है, कितनी कितनी है? एक है लेंथ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। सबसे पहले लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से, इसकी SI यूनिट। अब SI यूनिट क्या है? SI यूनिट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स या सिस्टम इंटरनेशनल। ये क्या है? साइंटिफिक कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड ने बैठ के जो यूनिट्स डिसाइड की हैं, जो कि ऑल ओवर अक्रॉस द ग्लोब्स लागू होती है, उनको बोलते हैं SI यूनिट्स, राइट। अब जैसे लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, ना कि किलोमीटर। याद रखना, मीटर होती है उसकी SI यूनिट। कई बार आपको एग्जाम में बोलेगा SI यूनिट में आप मुझे क्या लिख के दो, SI यूनिट में आंसर दो, तो आपको पता होना चाहिए किलोमीटर का आंसर इनवैलिड है, मीटर का आंसर वैलिड है। तो फिर मीटर है लेंथ की SI यूनिट। नेक्स्ट है मास के SI यूनिट है किलोग्राम, याद रखना। फिर है टाइम के SI यूनिट है सेकंड। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट आपके घरों में दौड़ रहा है वायर्स में, इलेक्ट्रिक करंट, उसको मेजर करते हैं एम्पियर में, उसकी यूनिट है एम्पियर। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर है, वैसे ही करंट की यूनिट एम्पियर है। उसके बाद टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को मेजर करते हैं, SI यूनिट है उसकी केल्विन। सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट नहीं है, नई यूनिट आई है अब, उसका नाम है केल्विन। केल्विन इज द SI यूनिट। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितना सब्सटेंस है। केमिस्ट्री में आते ही आप बहुत जगह डील करोगे सब्सटेंस का अमाउंट को लेके, कुछ भी केमिस्ट्री लैब में वे करते हो तो उसका अमाउंट होता है, राइट। तो आप तो क्या मास वे करते हो, मास वे करते हैं ना हम, पर केमिस्ट्री में क्या है, हम तो छोटे 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 पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बात करते हैं। तो इतने छोटे हो जाते हैं कि उनको हम ग्राम्स में नहीं कर सकते। ग्राम्स तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है बच्चा, तो इतनी छोटी क्वांटिटी, इतना छोटा नंबर में कैसे डिस्क्राइब करती हूँ, वो मैं डिस्क्राइब करती हूँ मोल में। किसमें? मोल में, जिसका सिंबल है N। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को IV से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट है कैंडेला CD, राइट। अब बच्चा ये सब क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 7 तरीके की प्राइमरी यूनिट्स है मेरी, इन्हीं से सारी क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है, इन्हीं से और बाकी जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में, सभी इनसे क्या है, डिराइव्ड। पूरी साइंस में केवल 7 तरीके की ही क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटीज है, बाकी सारी की सारी इन्हीं से डिराइव्ड है। अब जैसे स्पीड आपको लिखना है, मैं फॉर एग्जांपल बता देती हूँ। स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं? डिस्टेंस को मेजर करती हूँ मीटर से, टाइम को मेजर करती हूँ सेकेंड से, तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया मीटर पर सेकेंड, आ गया कि नहीं? तो इसी प्रकार से सारी अदर यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है इन 7 यूनिट्स में से। सिमिलरली इसी के साथ साथ आपके NCERT में अभी यूनिट्स कैसे डिराइव करेंगे,
एक मीटर होता क्या है एक्चुअली, एक कैंडेला होता क्या है एक्चुअली, उन सभी की डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू रीड। इससे ज़्यादातर सवाल नहीं आते हैं, बट ये सोच के इसको छोड़ नहीं देना, स्पेशली जो कंपटीशन की तैयारी करें। अगर आप किसकी तैयारी करें, अगर आप बोर्ड्स एग्जाम की केवल तैयारी करें तो ये टेबल आप छोड़ सकते हैं, इससे नहीं आते सवाल, राइट। बट अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से ये टेबल इंपॉर्टेंट है। आप खुद से पढ़ेंगे समझ आएगा, थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, तो इट इज़ फॉर योर ओन गुड टू रीड। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज है प्रीफिक्सेस, जो बहुत ज्यादा आपकी पूरी केमिस्ट्री में यूज होते हैं। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं बच्चा, फॉर एग्जांपल हमें ये पता है, जैसे कि हमने 10 को, नंबर 10 को हमने क्या मान लिया, डेका, क्या मान लिया, डेका। प्रीफिक्सेस का ये मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे मुझे पता है कि मैम 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो बच्चा ये जो 100 सेंटीमीटर है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं। 100 को मैं 10 टू द पावर 2 की तरह लिख सकती हूँ। एक चीज याद रखना, जो मेरा 10 होता है इसका मतलब है 10 टू द पावर 1, जो मेरा 100 होता है इसका मतलब है 10 टू द पावर 2, जो मेरा 1000 होता है इसका मतलब है 10 टू द पावर 3। तो जितने भी जीरोस हैं वो 10 की पावर बन जाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं इसको लिखना। सिमिलरली अगर मेरे पास 4 जीरोस हैं, इसका मतलब हो गया 10 टू द पावर 4। जितने भी जीरोस है वो क्या बन जाती है, इसकी एक्सपोनेंट बन जाती है। जो ऊपर लिखती है उसको क्या बोलती हूँ, एक्सपोनेंट बोलती हूँ, है ना। तो अब ये वाले जो कन्वर्जन टेबल है ये बहुत एसेंशियल है आपको समझनी। क्यों, क्योंकि बच्चा आपकी पूरी केमिस्ट्री में आपको बोलेगा कि मीटर को सेंटीमीटर में करो, है ना। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें आएंगी कि आपको जूल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है ना। तो आपको जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एटम होता है ना वो बहुत छोटा होता है। एटम का साइज ना कुछ एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में बोलते हैं कि मुझे एंगस्ट्रॉम में आंसर नहीं चाहिए, मुझे नैनोमीटर में आंसर दे दो। तो आपको पता ही नहीं है कि नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम्स कौन सी क्वांटिटीज है, तो वो इस टेबल से पता चलती है। एक बार ये टेबल देखो मेरे साथ, फिर जब क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में तो आपको और बेहतर तरीके से ये टेबल समझ आएगी, ठीक है। तो क्या याद करना है, शुरुआत करनी है 10 से। 10 को बोला जाता है डेका, 10 का मतलब है 10 टू द पावर 1, ठीक है। अब इससे जो बड़ी क्वांटिटीज हैं, 10 से बड़ी क्वांटिटी है हेक्टो। हेक्टो का मतलब है 10 टू द पावर 2। किलो का मतलब है 10 टू द पावर 3। ये तो हमें पता ही है, पता है कि नहीं पता कि 1 किलो इज इक्वल टू 10 टू द पावर इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये तो सभी को पता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, होता है कि नहीं। तो ये वही है 10 टू द पावर 3 किलो, ठीक है। सिमिलरली 10 टू द पावर 6 का मतलब होता है मेगा, 9 का मतलब है गीगा, 12 का मतलब है टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा एंड योटा। अब जो इससे छोटी क्वांटिटीज है उसमें आ जाता है -1। -1 का मतलब है डेसी, उससे छोटी सेंटी, उससे छोटी मिली। 10 टू द -6 इज माइक्रो, -9 इज नैनो, -12 इज पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, ऑक्टो। इसमें एंगस्ट्रॉम नहीं गिवन, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर्स, ठीक है, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको आने चाहिए। उसके बाद ये और भी तरीके समझ आएगा। अगर क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले go through this table and please try to remember this. Next lecture में हम इसके questions करेंगे जहाँ पे आपको ये टेबल का यूटिलाइज करना मैं सिखाऊंगी। अभी केवल इंट्रोडक्टरी लेसन है, तो आप उसी प्रकार से इसको अपने साथ रखिए टेबल को। नेक्स्ट चीज क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। इसका भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। अब क्या है बच्चा, केमिस्ट्री में ना आपको बहुत बड़े बड़े नंबर से डील करना पड़ता है। बड़ा बड़ा नंबर कैसा है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 ग्राम में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, केमिस्ट हैज टू डील विद नंबर्स एज लार्ज एज दिस नंबर 6022000000000000 दिख रहे कितने सारे जीरोस हैं फॉर द मॉलिक्यूल्स। मतलब कि 1 मोल जो हमने पढ़ा था ना
क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे पढ़ा था कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मोल में डिनोट करते हैं, राइट। और मेरे को पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, वो होते हैं मेरे 6020000 जो वहां पे लिखा था, राइट, कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लूंगी मैं, उसमें इतने सारे एटम्स होते हैं, उसको मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, राइट। अब इसको अच्छे समय, अब ये इतने सारे जीरोस अब हर बार तो नहीं लिख सकते हो क्या? लिखोगे तो गलत लिखोगे, राइट। तो फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस और as small as this mass of H atom, अब इसमें बोल रहा है कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास होता है इतना ग्राम। तो अब आप ये एवरीडे कैलकुलेशंस में लिख सकते हो, मतलब इज इट इवन पॉसिबल टू राइट कि इतना छोटा मास इतना बड़ा नंबर नहीं है, मतलब छोटी सी छोटी क्वांटिटी और बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को लिखना इम्पॉसिबल है केमिस्ट्री में। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने एक डिवाइस किया है मेथड इतनी बड़ी क्वांटिटीज या इतनी छोटी क्वांटिटीज को लिखने के लिए, जिसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या है बच्चा? ये है बच्चा एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसमें कोई भी नंबर को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं n into 10 to the power n की फॉर्म में, ठीक है, where n is an exponent having positive or negative values and n is a number called digit term which varies between 1 and 9.9। अब यहाँ पे क्या है? n into 10 to the power n। अब जो यहाँ पे जो n है वो हमेशा 1 से 9 के बीच में ही हो सकता है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 और 9 के बीच में ये नंबर हो सकता है और इंटू 10 होगा, उसकी कुछ पावर होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आपके पास ये वाला नंबर है, क्या नंबर है? 2.32.508। बस इस नंबर पे पहले कॉन्सेंट्रेट करो, क्या है? 232.508। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले ये जो डेसिमल पॉइंट 3 नंबर्स के बाद है ना, इसको मूव करो केवल 2, मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्टली फर्स्ट नंबर के बाद आना चाहिए डेसिमल पॉइंट। आपको दिखाई दे रहा है 1 से 9 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए केवल n की, मतलब यहाँ पे 2.3 हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? सिंगल नंबर होना चाहिए डेसिमल पॉइंट से पहले। तो लिख दिया मैंने 2.32508, इस प्रकार से लिखा। अब मैंने देखो डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे मूव किया है? मैंने मूव किया है मेरी कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, विच इज माई, अगर जब मैं पेपर पेन पे इस तरीके से लिखूंगी तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया है कि नहीं? When I'm writing on paper, ये मेरा पेपर है तो मैंने इसको लेफ्ट साइड में मूव किया है। तो जब भी मैं लेफ्ट साइड में मूव करती हूँ तो मेरी पावर होती है पॉजिटिव। तो कितना मूव किया मैंने? 1 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 10 टू द पावर हो गया +2। कितना हुआ? +2। तो इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 इसका आंसर हो गया। सिमिलरली आपको दूसरा नंबर दिया हुआ है 0.0016। इसको कैसे लिखेंगे? मैंने क्या बोला? 1 और 9 के बीच में नंबर होना चाहिए, तो ये डेसिमल पॉइंट मुझे मूव करना है 1 प्लेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 प्लेसेस मूव करूंगी तो आएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब मैंने कौन से डायरेक्शन में मूव किया है? राइट डायरेक्शन में। यहाँ पे मैंने मूव किया था लेफ्ट में, राइट में मूव करती हूँ जब मैं डेसिमल पॉइंट, तो बच्चा मेरा आंसर कैसा आता है? नेगेटिव में। कितना डेसिमल पॉइंट मूव किया? 1 2 3 4 मूव किया राइट डायरेक्शन में, मतलब -4 इसकी पावर होगी। ये एक सिंपल तरीका है किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में बदलने का। क्या करना है कि मैम डेसिमल पॉइंट केवल एक नंबर के बाद लगा देना है। अब वो डेसिमल पॉइंट एक नंबर के बाद लगाने के लिए क्या मैंने लेफ्ट हैंड साइड मूव किया है या फिर मैंने राइट हैंड साइड मूव किया है, ये देख के मैं उसकी पावर पे प्लस या माइनस लगा दूंगी, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड गए तो पॉजिटिव पावर, राइट हैंड साइड गए तो नेगेटिव पावर। अंडरस्टूड? और आप क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दोबारा से अपनी कॉपी में करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद साइंटिफिक नोटेशंस की ही जब आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? जैसे कि यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझा रखा है। अब मुझे 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8। ये बहुत सारी कैलकुलेशंस में आएगा आपकी पूरी केमिस्ट्री में, तो अभी से सीख लो। तो इसको कैसे करना है अप्रोच? तो पहले तो देखो जो आपका नंबर है वो नंबर को तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, विच इज 5.6 इंटू 6.9।
कर दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद जो 10 की पावर है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है बीच में दिखाई दे रहा है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जब भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या करती हूँ, उनकी पावर्स को ऐड कर देती हूँ। 10 टू द पावर 5 प्लस 8 को जैसे ही मैंने ऐड किया तो क्या आ गया, 8 प्लस 5 कितने हो, 9 10 11 12 13, तो 10 टू द पावर 13 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे बच्चा क्या आएगा, यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू है, इसको देखो जब मैंने किया तो मेरा आंसर आया 38.64। अब मुझे पता है कि ये करेक्ट वे नहीं है साइंटिफिक फॉर्म में लिखने का, है ना। करेक्ट वे क्या है कि मैम इस डेसिमल पॉइंट को मैं यहाँ मूव करूंगी, कौन सी साइड है ये, लेफ्ट साइड, तो पावर कैसी होगी, पॉजिटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.864 इंटू 10 टू द पावर 14 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, दोनों आपकी नेगेटिव पावर्स दे रखी हैं, भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये देखो पहले तो इन दोनों नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 9.8 इंटू 2.5 करा, उसके बाद इनकी पावर्स का ऐड करना है, -2 प्लस -6 करा, तो क्या आंसर आएगा, 10 टू द पावर 6 7 8 -8 आंसर आ गया इंटू 24.50। अभी भी मुझे पता है कि मुझे डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव करना है, पीछे, तो जब मैं राइट हैंड साइड में मूव करती हूँ तो मेरी पावर क्या होती है, ऐड होती है, पॉजिटिव। एक तरफ मूव किया तो कितना आएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे था 10 टू द पावर -8 इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर 1, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 10 टू द पावर -8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। 10 टू द पावर -7 में आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपने इसको कहाँ मूव किया है, पीछे। तो मैंने क्या बोला था, जब भी लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव पावर मतलब +1, -8 प्लस 1 कितना होता है, -7, तो वो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो डिवीजन। डिवीजन में क्या करते हो, इन दोनों को तो आप नॉर्मली डिवाइड कर दो, 2.7 और 5.5, 2.7 और 5.5 को नॉर्मली डिवाइड कर दिया, उसके बाद में इंटू कर देना 10 टू द पावर -3। डिवीजन में क्या है, यहाँ पे एडिशन हो रहा था ना इन दोनों का, यहाँ पे होगा -4, सिंपल सी बात है, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.4909 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 -4 कितना हो जाएगा, 5 6 7 हो गया, -7 इसका आंसर आ गया। बट क्या अभी भी ये साइंटिफिक नोटेशन सही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर, तो मतलब ये डेसिमल को मैं राइट हैंड साइड मूव करूंगी तो कितना आ जाएगा, 4.909। मैंने कहा मूव किया, राइट हैंड साइड, मतलब पावर क्या होती है यहाँ पे, नेगेटिव, तो -7 -1 हो जाएगा, राइट, -7 -1 कितना हो गया, -8 इसकी आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, -7 -1, so the answer would be 10 to the power -7 -1, so the answer would be into 10 to the power -8 आ गया। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखने हैं अब हमें साइंटिफिक नोटेशन के। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे कि अभी तो हमने मल्टीप्लिकेशन एंड क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन किया था। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 और इसको ऐड करना है 8.95 इंटू 10 टू द पावर 3 से। तो अब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन में तो क्या था, कुछ भी 10 टू द पावर 5 को भी 10 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दी थे मैंने, है ना। पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। उसको करने के लिए आपको ये जो पावर्स हैं इनको सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे है 10 टू द पावर 4, यहाँ पे 10 टू द पावर 3, राइट। अब क्या है, इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, चाहे इसको 10 टू द पावर 3 बनाओ या इसको 10 टू द पावर 4 बनाओ। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 टू द पावर 4 बना दे। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 टू द पावर 4 बनने के लिए इसकी एक पावर इंक्रीज कर रही हूँ। इंक्रीज करते तो हम कहाँ मूव करते हैं, जब मैं इंक्रीज करती हूँ तो मैं पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करती हूँ। याद आ रहा है क्या, जब मैं इधर मूव करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तब मेरी पावर होती है इंक्रीज, होती है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी पावर इंक्रीज करनी है तो हो जाएगा 0.895 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी 10 टू द पावर 4 हो गया, ये भी 10 टू द पावर 4 है, तो अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर दो। 6.65 प्लस, तो क्या करना है,
2.5 को ऐड करना है 0.895 से, ऐड कर दिया, इसको ऐड करूंगी तो आंसर आएगा मेरा 7.545 इंटू 10⁴ आ गया मेरा आंसर, इजी आ गया। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन में भी हमें ये दोनों पावर्स को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम बनाने के लिए क्या करना है, -2 को चाहे -3 बनाओ, चाहे -3 को -2 बनाओ, ठीक है। तो 2.5 को -3 बनाते, -3 का क्या मतलब है कि इसमें एक -1 ऐड कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, -1 का एडिशन। तो मेरी नेगेटिव पावर कब होती है, जब मैं इस साइड मूव करती हूँ कि नहीं। तो 25 इंटू 10⁻³ हो गया, -4.8 इंटू 10⁻³ अब इन दोनों को माइनस कर दो, 25 माइनस 4.8 कर दिया। अब जो भी आंसर आएगा इंटू 10⁻³ इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट किसी को भी। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे किया, दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हुआ बच्चा, दूसरा तरीका हुआ 1 सेकेंड, -3 को -2 में कन्वर्ट करना है, कर सकती हूँ -3 को -2 में। तो -3 को -2 में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि अब मैंने पावर को क्या किया, इधर मूव किया। तो यहाँ आ जाएगा बच्चा क्या, यहाँ आ जाएगा 0.48 इंटू 10⁻³ माइनस 2.5 इंटू 10⁻²। अब ये -3 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो -3 से -2 करने के लिए एक पावर कम करी है हमने, है ना, कम करी है, मतलब 0 के पास पॉजिटिव की तरफ जा रही हूं मैं, तो इसीलिए मैंने इस तरफ इसको ऐड किया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब कुछ आंसर आ जाएगा मेरा 2.02 के अराउंड, 2.02 इन 10⁻², ठीक है। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। अगर मैं उसको करती ना 10⁻³ में कन्वर्ट, तो क्या हो रहा था, मैं इस तरफ जा रही थी नंबर लाइन के, तो यहाँ पे होता है ये 25, ठीक है, 250 पॉइंट इंटू 10⁻³ होता है, ठीक है। तो हम इस डायरेक्शन में नहीं जाते, हम उस वैसे ही रखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चा आप क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अपनी केमिस्ट्री लैब में अगर परफॉर्म करते हैं ना, तो आप क्या रीडिंग्स लेते हैं, है ना, आपको बोलेगा कि रीडिंग लेके आओ, ब्यूरेट की रीडिंग क्या है, तो वो रीडिंग लेने में आप थोड़े थोड़े एरर्स करोगे, कभी ऊपर से देख लिया, नीचे से देख लिया, है ना, तो कुछ कुछ पॉइंट के एरर्स आते हैं। तो एकदम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, वो फिगर्स की जो आपको एग्जैक्ट फिगर्स हो आपके पास। तो यहाँ क्या लिखा है, द अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जो अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि 32.2 आपने रीडिंग ली, कोई एक्सपेरिमेंट की, आपके दोस्त ने ली 32.1 और दूसरे बच्चे ने ली 32.4, है ना, तो ये क्या है, ये वाला नंबर आपका अनसर्टेन नंबर है, 32 आपका क्या है, सर्टेन नंबर है। तो यही इसी चीज को डिनोट करवाते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट, इसी चीज को डिनोट करते हैं आपके, ओ सॉरी अबाउट दैट, उसी चीज को डिनोट करते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स which are known with certainty +1 which is estimated or uncertain, ठीक है। उसके बाद है the uncertainty is indicated by writing the certain digits and the last uncertain digit. Thus if we write the result as 11.2 ml we say कि 11 सर्टेन है, वही मैं बोल रही हूँ। जो लास्ट डिजिट होती है ना, जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन लिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ 11.232 लिखती, ठीक है, तो इसमें सर्टेन डिजिट कौन सी होती, सर्टेन डिजिट होती 11.23 सर्टेन होती, 2 होती मेरी अनसर्टेन डिजिट। समझ आई ये चीज। तो क्या है,
यहाँ पे 11 सर्टेन है और जिसकी लास्ट डिजिट है 2 एंड 2 इज द अनसर्टेन एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी +-1 इन द लास्ट डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी कितनी है, +-1 इन द लास्ट डिजिट। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो 11.2 की रीडिंग में क्या है, 11.2 की रीडिंग में है 11 तो सर्टेन नंबर है, 2 क्या है अनसर्टेन, उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, जिस प्रकार से आपने रिपोर्टिंग की है कितना एरर है हमें नहीं पता। नेक्स्ट क्या है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख आपको आने चाहिए, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स आइडेंटिफाई करना। तो एक चीज याद रखना, जो सारे नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 285 सेंटीमीटर और पूछा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो सारे नॉन जीरो नंबर्स है तो इसमें हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और 0.25 ml आपको दे दिया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2। ठीक है, 285 में है 3 और आपकी 0.25 में है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट क्या है, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि आपके पास ये वाला नंबर है 0.0052, इसमें क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है आपकी 5, इससे पहले के जो जीरोस है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, याद रखना। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जहां पे आपका नॉन जीरो नंबर आता है वहीं से आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स चालू, तो उसके पहले के नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, याद रखना। 285 सेंटीमीटर में 3 थे, 0.25 में कितने थे, 2 थे, यहाँ पे कितने हैं, 2। ध्यान से देखो, ये जो जीरो नंबर है डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट शुरू होता है वहीं से आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं। उसके बाद जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जैसे 2.005। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट भी नॉन जीरो नंबर है, लास्ट भी नॉन जीरो नंबर है, तो ये पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट है। इसमें बच्चा 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स है। ठीक है, तो जब शुरुआत में जीरोस हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, अभी तक हमने ये पढ़ा है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जैसे कि आपके पास ये नंबर है 0.200, तो इसमें बच्चा ये जो है जीरो, ये क्या है, सिग्निफिकेंट। इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, तो 0.00200 में कितने सिग्निफिकेंट हो गए, कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3 सिग्निफिकेंट हो गए। ये जीरोस, पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लास्ट डेसिमल के बाद वाले जीरोस क्या है, सिग्निफिकेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अदरवाइज जो हमारे टर्मिनल जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा, नॉट सिग्निफिकेंट, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता। जैसे कि 100 नंबर है, 100 नंबर लिखा हुआ है, उसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है विच इज योर 1, क्योंकि वहां पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट है, पर अगर डेसिमल पॉइंट ही नहीं है तो वहां पे वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब जैसे कि ये है 100.0, यहाँ पे बच्चा आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद भी जीरो है, तो यहाँ है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ठीक है, चले आगे। चलिए, सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन, वी कैन एक्सप्रेस द नंबर 100 को, जैसे कि मैंने बोला, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 × 10⁻² के हिसाब से फॉर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 100 का मैंने क्या बोला था, उसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 × 10⁻²। ठीक है, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है विच इज योर 1। सिमिलरली 1.0 × 10⁻² अगर आपके पास होगा तो इसमें कितने हैं, इसमें बच्चा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 सिग्निफिकेंट होता है। सिमिलरली 1.00 में क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, कितने, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये चीज समझे। अब लास्ट हमारे रूल्स देख लेते हैं। अब अगर बच्चा आपको कोई भी चीज काउंट करनी है, काउंटेबल होती है, जैसे कि एग्स, बुक्स, लैपटॉप, है ना, इंसान, ये सारे क्या काउंटेबल चीज है, तो याद रखना जिसकी भी काउंटिंग ऑफ नंबर्स
काउंटिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि 2 बॉल्स, 20 अंडे, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसी चीजों के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? अगर कोई ऐसा लिखा है एग्जाम में, एकदम नंबर 2 लिखा है बच्चा, तो आप इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना लिखे होगे? 1। अगर 20 नंबर लिखा है तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर भी क्या है? 1, राइट। बट अगर आपके पास क्या लिखा है, अगर आपको लिखा है कि आपके पास 2 एग्स हैं या फिर 2 बनानास हैं, 20 बॉल्स हैं, इस प्रकार से लिखा है, कोई ऑब्जेक्ट लिखा है उसके आगे, तो वहां पे आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बच्चा? वहां पे आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट। कितने भी हो सकते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जब भी साइंटिफिक नोटेशन में हम कुछ लिखते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 4.0 में कितने हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स? यहाँ पे 3 है 4.01 में। 8.256 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स से ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। गो थ्रू दीज रूल्स। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे एग्जाम्पल सिग्निफिकेंट फिगर्स के करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। उसके बाद प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की बात कर ले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ कुछ इनकरेक्ट एरर्स हमारे वहां पे रह ही जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपके सामने, आपके पास एक स्टूडेंट ए है, एक बी है, एक सी है। उन्होंने कोई मेजरमेंट्स उन्होंने किए अपने हिसाब से, तो उन्होंने ना हर एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट की उन्होंने 2 रीडिंग्स ली। पहली रीडिंग है स्टूडेंट ए की 1.95, दूसरी रीडिंग है 1.93। मैं पहले ही बता देती हूँ कि एक्सपेरिमेंट ऐसा है, ये कुछ मास मेजर करे फॉर एग्जांपल, और वो मास है 2 ग्राम का, ठीक है। पर वो अपने अपने तरीकों से मेजर कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले मेजर किया, स्टूडेंट ए ने तो 1.95 आया और ये आया 1.93। स्टूडेंट बी ने किया तो 1.94, 2.05, 2.01, 1.99, ठीक है। तो अब क्या ये 1.95 और 1.93 वाला जो स्टूडेंट है, ये इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट प्रिसाइज है, दिखाई दे रहा है। इसका रिजल्ट कैसा है कि पास पास में आ रहा है, 1.95, 1.93, पास पास में इसकी रीडिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब भी ये पास पास में रीडिंग्स आती है तो बच्चा ए स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो कैसा है? प्रिसाइज रिजल्ट है, प्रिसीजन उसका बहुत अच्छा है, ठीक है। बी स्टूडेंट की बात करती हूँ। बी स्टूडेंट ने जब सेम एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी पहली रीडिंग थी 1.94, दूसरी रीडिंग थी 2.05। क्या ये दोनों नंबर आपस में बहुत पास पास है? नहीं, तो बहुत दूर दूर नंबर है, 2.05, 1.94। तो इसकी रीडिंग क्या है? ना ही प्रिसाइज है, ना ही इसकी रीडिंग प्रिसाइज है और ना ही इसकी रीडिंग एक्यूरेट है, ना ही इसकी रीडिंग क्या इस, और ए स्टूडेंट की भी रीडिंग बच्चा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमारे को पता है 2 ग्राम का सब्सटेंस है। स्टूडेंट सी की बात करती हूँ। अगर स्टूडेंट सी का आपका देखो क्या आ रहा है, स्टूडेंट सी की एक रीडिंग है 2.01, दूसरी रीडिंग है 1.99, ठीक है। अब देखो ये कितनी पास पास में नंबर है, 2.01 और 1.99। तो मतलब स्टूडेंट सी की रीडिंग का प्रिसीजन तो भैया जी बहुत अच्छा है, क्योंकि पास पास रीडिंग्स है, इसको बोलते हैं प्रिसीजन होना। पर इसमें एक्यूरेसी, हाँ 2 ग्राम के कितने पास है, तो इसका रिजल्ट प्रिसाइज भी है और सही भी है। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है कि एकदम सही रिजल्ट भी आना। आप होप ये एक्सपेरिमेंट से आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच का डिफरेंस समझ आएगा। प्रिसीजन मतलब जब आप 2 रीडिंग्स ले रहे हो तो दोनों रीडिंग्स में 1 या 2 या 3 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है तो प्रिसाइज नहीं हो आप। प्रिसीजन जैसे कि स्टूडेंट ए 1.95, 1.93, केवल एक रीडिंग का डिफरेंस है इन दोनों में, है ना, 1.94 ही आएगा बीच में, तो ये काफी प्रिसाइज रीडिंग है, बट सही नहीं है। 2 ग्राम से फिर भी 1.95 ही आ रहा है, इसका आंसर तो गलत है। स्टूडेंट बी का क्या है? स्टूडेंट बी का इस प्रकार से है कि ना ही तो ये प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। स्टूडेंट सी दोनों है, प्रिसाइज भी एक्यूरेट भी। तो अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स। देखा ना कितना पास पास में मेजरमेंट आ रहा है, उसको प्रिसीजन बोलते हैं फॉर द सेम क्वांटिटी। और एक्यूरेसी क्या होता है कि जो सही वैल्यू है उसके कितना करीब है आंसर, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी, राइट। चलिए
उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। अभी जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था वो देखा था साइंटिफिक नोटेशन में। अब इस सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे आपको आंसर्स देना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको बोलेगा कि आपको एकदम सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना और आप वहां गलत करके आओगे। अब कोई भी जैसे चीजों का एडिशन है, यहाँ पे देखो जब भी मैं चीजें ऐड करती हूँ, ठीक है, जब भी मैं चीजें ऐड करती हूँ तो यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ बच्चा, यहाँ पे मैं देखती हूँ जो इसका रिजल्ट है, मैंने 3 नंबर्स को फॉर एग्जांपल ऐड किया तो मेरा आंसर आया 31.122, ठीक है। अब मैं रिपोर्ट कौन सा आंसर करूंगी, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, कोई एक पे टिक करना है। एक ऑब्जेक्टिव आ गया 31.122, एक ऑब्जेक्टिव आ गया 31.1, एक हो गया 31.12 और एक ऑब्जेक्टिव आंसर आ गया 31। अब कौन सा सही है इनमें से, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। कैसे बताऊंगी, इसका सही आंसर केवल एक है। क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कौन सा, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे देखो द रिजल्ट्स कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे मोटी मोटी अंडरलाइन करने की बात है डेसिमल पॉइंट। जब भी बहुत सारे नंबर्स को मैं ऐड कर रही हूँ तो मुझे ये देखना है कि उनमें से कौन सा नंबर है जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट्स कितने हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस वाले नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट है, दिखाई दे रहा है केवल 1 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो बस इसी 1 डिजिट में आपको आंसर रिपोर्ट करना है, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा अब 31.1 इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला 31.1 वाला, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो डिजिट्स है, उन डिजिट्स में डेसिमल के बाद जो सबसे छोटा डेसिमल है, जैसे यहाँ पे केवल 1 है, यहाँ 3 डेसिमल्स है, यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो केवल 1 वाले पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं और वहीं पे आंसर रिपोर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात आ गई तो क्या करेंगे, अब जैसे मल्टीप्लाई आ गया 2.5 इंटू 1.25, मल्टीप्लाई तो आपने कर दिया और ये आपका आंसर भी आ गया 3.125। अब आंसर रिपोर्ट कौन सा करना है, तो इसमें बच्चा वो आंसर रिपोर्ट करते हैं, इसमें पूरा नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे लिख रही हूँ। ये पूरे के पास है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये पूरे के पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हम पूरा कंसिडर करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2.5 वाला, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका जो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करेंगे, विच इज 3.1, है कि नहीं। इसके पास भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि नहीं। तो 3.1 हमारा करेक्ट आंसर रिपोर्ट होगा, विच इज योर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे लिखा है द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द मेजरमेंट विद फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे पूरे नंबर में क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां पे उन पूरे नंबर का आपको देखना है सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर जिसके पास सबसे कम डेसिमल, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वही जो जितना कम नंबर होगा उसी को यहाँ रिपोर्ट करना है। जैसे इसके पास भी 2 हो गए। यहाँ पे कैसे रिपोर्ट करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो सबसे कम होगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर, उतना ही डेसिमल पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ। अब जो आपने ये पूरा रिपोर्ट तो कर दिया, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से आंसर होता, ये होता 31, अगर इस आंसर के बजाय आपके पास आता 31.172 आंसर आता। और आपको ये रिपोर्ट तो किस में करना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो क्या लिखूंगी, 31.1 इसका आंसर लिखूंगी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों डिजिट्स को एलिमिनेट कर रही हूँ कि नहीं कर रही। तो अब जो लास्ट डिजिट एलिमिनेट हुई है वो कौन सी है, वो है मेरी 7, और जो 7 है मेरा वो 5 से क्या है, बड़ा। 7 5 से बड़ा है कि नहीं, है कि नहीं। 5 से बड़ा होते ही क्या करूंगी, जो डिजिट इसके पहले आ रही है उसमें कर दूंगी +1। तो जैसे ही मैंने +1 किया तो इसका सही आंसर टू रिपोर्ट होगा 31.2।
ठीक है, 31.2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये राउंडिंग ऑफ आपको आनी चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपोर्ट करने के लिए। तो राउंडिंग ऑफ के सारे यहाँ पे आपको रूल्स दिख रहे हैं कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे राउंड ऑफ करना है 1.386 को, 1.386 को मुझे किस में राउंड ऑफ करना है, इस वाले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अभी 1.386 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 है कि नहीं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पर मुझे फॉर एग्जांपल इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना है, तो मतलब कि मुझे लास्ट वाले नंबर को मैम उड़ा देना है। तो ये क्या है, मेरा 5 से बड़ा नंबर है कि नहीं। तो जब भी 5 से बड़ा नंबर होता है तो जो भी नंबर उड़ा रही हूँ उसके बाजू वाले नंबर में +1 कर देती हूँ। +1 करते क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चा 1.39। सो दिस इज द करेक्ट आंसर है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर रिपोर्ट हो गया। सिमिलरली क्या है कि अगर आप जिस नंबर को कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 4.334 का सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, अब इसमें क्या है, 4 को आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो 4.334 में अब 4 को अगर उड़ा देना तो 4 क्या है मेरा, 5 से कम है। 5 से कम होने के कारण यहाँ क्या करूंगी, 4.33 ही आंसर रिपोर्ट करूंगी, मतलब उसके पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब 5 से ज्यादा होता है तब मैं +1 कर देती हूँ, 5 से कम होता है तो कोई भी चेंज नहीं करती। पर मैम तब क्या करूँ अगर जो मुझे नंबर एलिमिनेट करना है वो नंबर 5 है। तो अगर बच्चा वो नंबर 5 है, जैसे कि 6.35 है आपके पास, 6.35 के एग्जाम्पल दे रखा है, 6.35 है और फिर आपको 5 को ही एलिमिनेट करना है, तो फिर जो उसके 5 के बाजू वाला नंबर है अगर वो कैसा है, ऑड नंबर, जैसे कि 3 इज अ ऑड नंबर, तो जब ऑड नंबर है तो ये एज इट इज रहेगा। नहीं, इसमें क्या होगा, जब ऑड नंबर है तो +1 हो जाएगा 6.4। पर सिमिलरली अगर 6.25 है आपका क्या है, तो क्या होगा, जैसे कि 2 आपका इवन नंबर है तो वो एज इट इज रहेगा विच इज योर 6.2। आई होप यहाँ तक आपको सभी चीज समझ आई होगी, ठीक है। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। मैंने एक क्वेश्चन अटैच किया है आपको ये देखने के लिए, 1 2 3 क्वेश्चन है आपके लिए, जस्ट फॉर योर होमवर्क, ट्राई दीज क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम आगे की बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, बाय बाय।